दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1192 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें अफगानिस्तान के गजनी को दिखाया जाता है, जहां उसके दरबार में सुल्तान गौरी के साथ साथ अफगानिस्तान के अब्बाहम को भी दिखाया जाता है। फिर हमें पृथ्वीराज चौहान को दिखाया जाता है, जिसके पैरों में जंजीर बंधी होती है और उनके सैनिक भी बंदी बने होते हैं। फिर मोहम्मद गौरी का सैनिक मैदान में आता है और पृथ्वीराज चौहान को अपना सिर मोहम्मद गौरी के आगे झुकाने को कहता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मोहम्मद गौरी तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जान बख्श देगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपना सिर मोहम्मद गौरी के सामने झुकाने के बजाय गर्व से ऊपर कर लेता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान की तो आंखें ही नहीं होती, क्योंकि उनकी दोनों आंखें तो पहले से ही निकाल ली गई थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की हिम्मत को देखते हुए सैनिक उन्हें एक हथियार देता है और कहता है, अगर तुमने अपनी वीरता सबके सामने साबित की तो उसकी और उसके दोस्तों की जान बख्श दी जाएगी। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान वो हथियार उठा लेता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। फिर मूवी में हमें पृथ्वीराज चौहान के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने दादाजी के साथ मैदान में बैठे होते हैं और उन्हें आसमान से बारिश की एक बूंद के गिरने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि पृथ्वीराज के पास बचपन से ही एक सेंस था, जिससे वो छोटी से भी छोटी आवाज को महसूस कर लेते थे। फिर हमें वापस से मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के सामने 3 शेर होते हैं और आंखें न होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान एक एक करके सुल्तान गौरी के तीनों शेरों को मार डालता है। यहाँ उसकी हेल्प चंद्रबरदाई भी करता है। शेरों को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान सुल्तान के योद्धाओं को चुनौती देता है और वो कहता है, अगर वो जीत गए तो वो उनको और उनके साथियों को हिंदुस्तान वापस जाने देंगे। यही बोलकर पृथ्वीराज चौहान बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पृथ्वीराज चौहान के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पृथ्वीराज के प्यार संयोगता को दिखाया जाता है, जो कन्नौज की राजकुमारी होती है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन प्रेम पत्र के जरिए दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फिर हम चंद्रबरदाई को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक ज्योतिषी है और उनके मुताबिक संकट आने वाला है। फिर पृथ्वीराज को पता चलता है कि सुल्तान गौरी के भाई बीर हुसैन का दूत उनसे मिलने के लिए आया है। जिसके बाद दूत को दरबार में बुलाया जाता है। दूत दरबार में आकर बताता है कि बीर हुसैन अपने भाई की दासी को लेकर भाग गए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन सुल्तान गौरी को ये मंजूर नहीं है कि उनका भाई किसी नाचने वाली से शादी करे। पृथ्वीराज चौहान दूत को भेजकर दरबार के 20 सिपाहियों की राय लेते हैं, जहां हम देखते हैं कि काका ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और वो बोलते हैं कि हम अफगानी सुल्तानों की मदद क्यों करें, क्योंकि उन्होंने तो हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। लेकिन पृथ्वीराज सबको अपना हिंदू धर्म याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि उनके द्वार पर कोई औरत के हक के लिए मदद मांगने आए तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि वो सिर्फ धर्म के लिए जीते हैं और धर्म के लिए ही मरेंगे। फिर पृथ्वीराज अपने 10 वीरों को लेकर बीर हुसैन को हिंदुस्तान में लाने के लिए जाते हैं और ये खबर सुल्तान गौरी को भी मिल जाती है कि उनके भाई को पृथ्वीराज ने शरण दी है। फिर गौरी का दूत पृथ्वीराज के दरबार में आता है और उनका भाई वापस मांगता है और कहता है कि अगर उन्होंने बीर हुसैन को वापस नहीं लौटाया तो वो युद्ध करेंगे। जहाँ पृथ्वीराज भी युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करते हैं, क्योंकि पहले बात सिर्फ एक औरत की मर्यादा की थी, लेकिन अब बात उनकी मातृभूमि की भी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काका और बाकी के वीर योद्धाओं को हम जश्न मनाते हुए देखते हैं, क्योंकि काका अपने आग की पट्टी सिर्फ युद्ध करते टाइम ही उतार सकते हैं, क्योंकि भरे दरबार में काका ने एक बार पृथ्वीराज के सामने ही राजा के दूत को मार दिया था। यहाँ उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दूत पृथ्वीराज के सामने अपनी मूंछों को ताव दे रहा था, जिसके बाद पृथ्वीराज ने उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का हुक्म दे दिया था। यहाँ एक और बात पता चलती है कि काका की पत्नी का देहांत बहुत साल पहले ही हो गया था, जिससे काका सिर्फ युद्ध के टाइम ही खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें युद्ध के मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सुल्तान गौरी और पृथ्वीराज के सेना को मैदान में देखते हैं, जहाँ मोहम्मद गौरी के सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन पृथ्वीराज को पता था कि युद्ध सेना से नहीं बल्कि योजना से जीती जाती है। जहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। अपनी योजना पर अमल करके पृथ्वीराज गौरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन युद्ध में गौरी का भाई बीर हुसैन मारा जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पृथ्वीराज को बीर हुसैन के डेड बॉडी के पास दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पृथ्वीराज बीर हुसैन को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और दूसरी साइड चंद्रबरदाई सुल्तान गौरी से मिलने के लिए तहखाने में जाते हैं, जहाँ वो गौरी से उनकी जरूरतों के बारे में पूछते हैं तो गौरी उससे अपनी मौत मांगता है, क्योंकि युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी। लेकिन चंद्रबरदाई गलराम सुल्तान गौरी को बुलाता है कि पृथ्वीराज की जीत शत्रु को हराने में नहीं बल्कि शत्रु से हारने के बाद उस शत्रु को मारने में है। सुल्तान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हमें दरबार में दरबारियों के साथ मोहम्मद गौरी को दिखाया
जाता है, जो अपनी मौत की मांग पृथ्वीराज से कर रहा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान गौरी को नहीं मारता और उसे जिंदा ही छोड़ देता है, क्योंकि गौरी के मरने के बाद और भी अफगानी सुल्तान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ सारे सुल्तानों के मन में अपने नाम का खौफ बनाए रखने के लिए पृथ्वीराज ने गौरी को जिंदा ही छोड़ दिया था। फिर हमें कन्नौज के राजा जयचंद्र को दिखाया जाता है, जो अपने परिवार के साथ देवी माँ को जानवर की बलि दे रहे होते हैं। तभी उनका गुप्तचर वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि उनके नाना ने दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज को दे दी है, जिसके बाद वो आग बबूला हो जाता है और दिल्ली अपने नाना के पास आ जाता है और खुद को पृथ्वीराज से ज्यादा योग्य बताता है। जिस पर नाना जी कहते हैं कि जो अपने शत्रु को भी दोबारा मौका दे, उससे ज्यादा वीर कोई और दूसरा नहीं हो सकता। जिसके बाद जयचंद उन्हें युद्ध की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पृथ्वीराज का दिल्ली में राज्याभिषेक होता है, जिसके बाद उनसे मिलने जयचंद्र का भाई एक संदेश लेकर पहुँचता है। काका को इस संदेश से युद्ध की सुगंध आ रही थी और वो अपनी पट्टी दोबारा से खोलने के लिए उत्सुक थे। जयचंद्र का भाई उन्हें बताता है कि उनका राजा राज्य सूर्य यज्ञ करने वाला है। सूर्य यज्ञ वो राजा करवाता है जो अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता है। मतलब जो भी आसपास के राजा इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, वो खुद ब खुद जयचंद्र के राज का हिस्सा बन जाएंगे। जयचंद्र ने पृथ्वीराज को इस यज्ञ का निमंत्रण इसलिए भेजा था ताकि पृथ्वीराज इस निमंत्रण को स्वीकार करे और आधी दिल्ली उसे दे दे। लेकिन काका और बाकी सभी योद्धा पृथ्वीराज के साथ साथ इस निमंत्रण को मना कर देते हैं और युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। फिर जब पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आते तो जयचंद पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति को बनवाकर द्वारपाल की जगह खड़ा कर देता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में अगर पृथ्वीराज की मूर्ति ही रहेगी तो युद्ध यज्ञ होने के बाद ही लड़ा जाएगा, नहीं तो उन्हें यज्ञ से पहले ही युद्ध को लड़ना पड़ता। जयचंद ने यज्ञ में संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा भी कर दी थी ताकि वो अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन संयोगिता को जब ये बात पता चलती है कि पृथ्वीराज की मूर्ति को उन्होंने द्वारपाल के रूप में खड़ा किया है, तो वो अपने पिता के पास आती हैं और उन्हें बता देती हैं कि वो पृथ्वीराज से ही शादी करेंगी। और ये सुनकर जयचंद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उन्हें संयोगिता की माँ ये बोलकर शांत करा देती हैं कि वो संयोगिता को बाद में समझा देंगी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज के योद्धाओं को ये बात पता चल जाती है कि जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाई है और उसे द्वारपाल की जगह पर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर रात में संयोगिता की माँ संयोगिता को समझाने आती है, तो वो उल्टा संयोगिता ही उन्हें समझाने लग जाती है और वो कहती है कि वो अपनी पसंद से ही शादी करेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपनी मौत मंजूर होगी। फिर अगले सीन में संयोगिता पृथ्वीराज को अपना पति घोषित करती है और जयचंद्र कुछ करे उससे पहले ही संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति पर जाकर वरमाला डाल देती है। जयचंद संयोगिता को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पृथ्वीराज अपने योद्धाओं के साथ आ जाते हैं और संयोगिता के साथ उनकी दासी को भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि संयोगिता की दासियां पृथ्वीराज के योद्धाओं से प्रेम करती थी। जयचंद अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी सेना को तैयार करता है, लेकिन जयचंद के पिता ये बोलकर मना कर देते हैं कि युद्ध मैदान में लड़ा जाता है, न कि गलियों में। वैसे भी अभी उनकी बेटी भी पृथ्वीराज के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज और संयोगिता ने एक दूसरे को पहली बार देखा था, तो दोनों रात में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं और सुबह संयोगिता को सम्मान के साथ रानी बनाया जाता है। दरबार में गांव के बुजुर्ग आकर पृथ्वीराज को संयोगिता को वापस से उनके घर भेजने के लिए कहते हैं ताकि वो दोबारा से राजा जयचंद्र के पास जाकर बातें करें और पूरे विधि विधान के साथ वहां पर बारात लेकर जाएं, क्योंकि अगर उनका राजा ही रानी को भगा कर लाया है तो आम जनता भी उनकी तरह लड़कियों को भगा कर ले जाने लगेगी, जिससे उनकी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन संयोगिता उन्हें बताती है कि वो पृथ्वीराज के साथ वहाँ पर भाग कर नहीं आई है, बल्कि उसने अपने माता पिता और जनता के सामने पृथ्वीराज को अपना पति स्वीकार किया है। जिसके बाद दोनों का विवाह अजमेर में होता है और जब वो दोनों कुल देवी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब जयचंद्र अपनी सेना के साथ अजमेर की सीमा यानी कि गौड़पुर के किले पर कब्जा कर लेता है। तब काका और बाकी के योद्धा गौड़पुर के किले को दोबारा से हासिल करने के लिए जाते हैं, वो भी बिना पृथ्वीराज को बताए। गौड़पुर के किले को वो लोग जीत जाते हैं, लेकिन इसमें काका के साथ 64 वीर योद्धा मारे जाते हैं। अगले दिन हम पृथ्वीराज के राज्य के सभी औरतों और आदमियों को वीर शोक सभा में देखते हैं, जहाँ कुछ औरतें संयोगिता को उन सभी वीर योद्धाओं की मौत की वजह मार रही होती हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक योद्धा पृथ्वीराज को काका की आखिरी इच्छा बताता है और कहता है कि उनकी इस बलिदान पर वो आंसू नहीं बहाए बल्कि जश्न मनाए। तभी वहाँ पर 64 वीर योद्धाओं के घर वाले गुलाल उड़ाते हुए आते हैं और पृथ्वीराज से कहते हैं कि वो अपने पिता की वीरता पर रोना नहीं चाहते बल्कि जश्न मनाना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम जयचंद को एक सौदागर के साथ देखते हैं और उस सौदागर के जरिए जयचंद सुल्तान गौरी के साथ दोस्ती का संदेश भेजता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज संयोगिता
के साथ दरबार में आते हैं, क्योंकि संयोगिता का उनके राज पर उतना ही हक था जितना कि पृथ्वीराज का था। पर वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति नाराज हो जाता है और पृथ्वीराज के सामने आकर रानी को दरबार में लाने के लिए उनका विरोध करने लगता है। जिसके बाद संयोगिता दोबारा से उन्हें जवाब देती है और कहती है उनका धर्म औरतों के हक को मार रहा है, क्योंकि दरबार में एक भी औरत नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि सभी औरतें सुखी हैं या उनमें से किसी को भी औरतों का दुख दिखाई नहीं देता। ये सारी बातें सुनकर सभी योद्धा और दरबारी रानी की साइड में हो जाते हैं और उन्हें सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठाया जाता है। वहीं दूसरी साइड वो सौदागर सुल्तान गौरी के पास में पहुंचता है, जहां वो पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए कहता है और कहता है शायद इस बार वो युद्ध जीत जाए, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान में एक दोस्त भी है। लेकिन जयचंद्र की एक शर्त थी कि युद्ध के बाद गौरी पृथ्वीराज को जयचंद्र को सौंप देगा और उसके बदले में वो जो भी चाहे उससे उसकी कीमत मांग सकता है। जहाँ मोहम्मद गौरी बहुत सोचने समझने के बाद इस ऑफर को मान लेता है। फिर मूवी में हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखने को मिलता है कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध से बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये युद्ध काफी दिनों से चल रहा था और अब तक उसने अपने काफी सारे सैनिकों को भी खो दिया था। यहाँ मोहम्मद गौरी को भी समझ में आ जाता है कि युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के सैनिक अपने मातृभूमि के लिए भी लड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो इसलिए मोहम्मद गौरी बड़ी ही चालाकी से एक षड्यंत्र रचता है और चुपके से रात में पृथ्वीराज चौहान के तंबू पर हमला कर देता है और सभी योद्धाओं को पकड़कर पृथ्वीराज को भी बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज के पकड़े जाने की खबर संयोगिता और बाकी योद्धाओं की पत्नियों को भी पता चल जाती है, जहां अपने योद्धाओं की पत्नियां बनकर बहुत ही वीरता के साथ सती होकर जान दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जयचंद्र को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उसका सौदा तोड़ा था। साथ ही वो पृथ्वीराज चौहान को उसे देने के लिए तैयार नहीं था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने दरबार में जनता के बीच सूली पर टंगवा कर अपना सिर उसके सामने झुकाने को कहता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान गौरी की कायरता के बारे में उसकी जनता को बताने लगता है कि उसकी सुल्तान कितनी कायर है, जिसने सोते हुए सैनिकों पर हमला किया। जिसके जवाब में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकलवा लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गौरी चंद्रबर दाई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ चंद्रबर दाई उसे वापस से वही बोलता है कि पृथ्वीराज की जीत तभी है जब वो अपने शत्रु से हारे और उसके बाद अपने शत्रु को मारे। ये सुनकर मोहम्मद गौरी सबके सामने शर्त रखता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान को अपनी वीरता पर इतना ही भरोसा और यकीन है तो उसकी चुनौती को पार करे और अपने साथ अपने सिपाहियों की जान बचाकर हिंदुस्तान वापस लौट जाए। मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कैसे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के 3 शेरों को मार देता है और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान बेहोश हो गए थे और होश में आने के बाद वो चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन फिर हमें पृथ्वीराज को युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है, जहां अफगानिस्तान जनता पृथ्वीराज की वीरता को देखने के बाद उनके ही नारे लगाने लग जाती है। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को 7 तीर दिए जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए सुल्तान गौरी के 7 सैनिक आते हैं, जहां पृथ्वीराज अगर उनमें से किसी एक सैनिक को भी मार दिया तो ये शर्त जीत जाएगा और वो अपने साथियों के साथ वापस से हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक तीर को छोड़कर बाकी तीरों को तोड़ देते हैं और सुल्तान गौरी को चुनौती देते हैं कि अगर उसने उन्हें मार दिया तो समझेंगे कि गौरी भी एक वीर सुल्तान है। यही मोहम्मद गौरी को एक अवसर दिखाई देता है कि अगर उसने पृथ्वीराज को अपनी जनता के सामने मार दिया तो उसकी इज्जत वापस से आ जाएगी। जिसके बाद वो वापस से उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मैदान में जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान बड़ी ही चालाकी से अपने 6 सेंस का इस्तेमाल करके मोहम्मद गौरी की गर्दन में तीर मार देता है। जिसके बाद चंद्रबर दाई मैदान में आकर पृथ्वीराज चौहान से गले मिलता है और सुल्तान गौरी के सैनिक दोनों को तीर से चलनी कर देते हैं। वहीं दूसरी साइड दिखाया जाता है कि बाकी के योद्धाओं को आजाद कर दिया जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबर दाई के शव को लेकर वापस से हिंदुस्तान लौट आते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।